हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रैक्टिस अड्डा पे। अगर आप इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि जीके प्रैक्टिस अड्डा की तरफ से जब भी वीडियो अपलोड हो तो वो आपके तक डायरेक्ट पहुंच पर आए। और साथ ही इस वीडियो का पूरा फैलाएं, यानी पूरा शेयर करें, ताकि यह जिन जिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके तक पहुँच पर आए। तब तो इस वीडियो का लाभ भी उठा सकेगा स्टूडेंट्स। और साथ ही जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप उस पर भी जाकर जुड़ जाए। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाले दिल का वजन कितना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मनुष्य में पाए जाने वाले दिल का वजन कितना होता है। ए 400 ग्राम, बी 900 ग्राम, सी 300 ग्राम, डी 550 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी का 300 ग्राम। यानी मनुष्य में जो पाए जाने वाले दिल का वजन होता है उसका 300 ग्राम होता है। ऐसे तो विज्ञापन मानता है कि 250 ग्राम से 350 ग्राम तक दिल होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि स्त्रियों में लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम तक का दिल का वजन पाया जाता है और पुरुषों में 300 ग्राम से 350 ग्राम तक का वजन पाया जाता है। और मैं आप लोगों को कुछ बता दूं इस दिल के बारे में, जैसे कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मालूम ही होगा कि यह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है और एक साल में 360 लाख बार धड़कता है फ्रेंड्स। तो जो ये कुछ आप फिगर्स जो देख रहे हैं इसी के साथ, यह हार्ट अटैक आने का कारण लगभग ज़्यादातर दिल टूटना ही होता है। यानी आप जब किसी से लव करते हैं और आपका अगर दिल टूट जाता है तो लगभग ऐसा माना जाता है कि वह हार्ट अटैक का कारण भी होता है। और एक कारण भी है, ये ज़्यादातर मंडे को होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी कारण होता है, जब आप वर्क करते हैं तो आप संडे को तो पूरा फ्री होते हैं, पर जैसे ही आप मंडे आता है तो आप पर बहुत ही फोर्स आ जाते हैं, यानी प्रेशर आ जाते हैं। उसी कारण लगभग सुबह में ही मंडे को ज़्यादातर हार्ट अटैक आने का कारण माना जाता है, यानी प्रेशर के कारण। तो चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन। यकृत, यानी यकृत का वजन लगभग कितना ग्राम का होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, यकृत का वजन लगभग कितना ग्राम का होता है। वहाँ पर किलोग्राम होगा, चलिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1.5 केजी से 2 केजी तक, वन और सेकंड 1 केजी से 1.3 केजी तक, और 0.5 केजी से 1 केजी तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी का 1.5 केजी से 2 केजी तक। ये जो आप हृदय देख रहे हैं, ये हृदय जो है ऋणधारी प्राणी में ही पाया जाता है और यह डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। माना क्या, यह है ही डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। और यह अंग जो है बड़ा, यानी अंग सबसे बड़ा अंग है हमारे शरीर में। और यह जो है पेरिटोरियम, यानी पेरिटोरियम नामक सेल से चारों तरफ से कवर होता है, यानी पूरे जो है पेरिटोरियम नामक सेल से कवर होता है और हेप्टिक नामक सेल से, यानी इसका अंदरूनी पार्ट बना होता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं और हमारा थर्ड नंबर वीडियो है, थर्ड नंबर प्रश्न है, पित्त का पीएच मान कितना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पित्त का पीएच मान कितना होता है। ए 7.4, बी 6.4, सी 7.7, या फिर डी 2.4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी का 7.7। ये पीएच का यानी पित्त का पीएच मान होता है 7.7। और मैं आपको कुछ बता दूं, जो पित्त है ना, ये लगभग ग्रीन कलर का दिखाई देता है। जो आप ये देखे होंगे मीट में, यानी चिकन में, अगर ये पित्त डैमेज हो जाता है तो वो तीतापन हो जाता है मीट। ओके गाइज, तो इसी के साथ चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न 4 में हम देखते हैं, मनुष्य के लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मनुष्य के लार में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए 76%, बी 96%, सी 99%, डी 82%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी का 99%। मनुष्य की लार में 99% जल पाया जाता है। और मैं आप लोगों को यह बता दूं कि मनुष्य को लगभग, यानी विज्ञान की तरफ से कहा गया है कि
2 लीटर यानी 8 गैलन जल पीना आवश्यक है प्रतिदिन। ओके, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन होता है? देखते हैं ऑप्शन ए किडनी, बी मस्तिष्क, सी दिल, या फिर डी कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता दूं, शायद आप लोगों को यह मालूम भी होना चाहिए। मैंने इसका ऊपर बहुत ही अच्छा से डिफाइन किया था, शायद आप लोग बस सोच लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी का दिल। दिल जो है व्यस्त अंग, इसे माना व्यस्त अंग है, क्योंकि यह हमेशा आप सोए हुए हो या फिर उठे हुए हो या फिर खेल रहे हो या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो यह अपना काम जरूर करता है। इसका काम ही है रक्त को ट्रांसफर करना। यह एक मतलब 20 सेकंड में यह पूरे शरीर तक रक्त पहुंचा देता है, और यह हमेशा, आप इस दिल पर आप कभी नहीं काबू पा सकते, यानी आप इस दिल को कभी नहीं रोक सकते। यह आप जब जन्म से ही आपका, यानी जब आप पेट में होते हैं तब से ही आपका यह दिल धड़कना स्टार्ट होता है, और यह जो दिल जो है यह तब तक धड़कता रहता है जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। और ऐसा माना भी जाता है कि अगर हम दिल को बाहर निकाल दें और उसको पर्याप्त ऑक्सीजन दें तब भी यह धड़कता ही रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, रक्त समूह का खोज किसने किया? जी हाँ फ्रेंड्स, रक्त समूह का खोज किसने किया? ए लैंडस्टीनर, बी रॉबर्ट हुक, सी लैमार्क, या फिर डी कोई नहीं। तो मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता दूं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने ही रक्त समूह का खोज किया था। और आप लोगों को मालूम होगा कि रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल का खोज किया था। और जो ये सी नंबर में है यानी का लैमार्क ने ही इन्वर्टर शब्द का उपयोग किया, और साथ में इन्होंने कशेरुकी और अकशेरुकी में विभिन्नता यानी भेद किया। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रेड ब्लड सेल का कार्यकाल कितने दिनों तक यानी कितने दिनों का होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, रेड ब्लड सेल का कार्यकाल कितने दिनों तक का होता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 80, बी 90, सी 120, या फिर डी 150। यानी का इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी 120 दिनों। यानी का रेड ब्लड सेल का कार्यकाल 120 दिनों तक का ही होता है, और यह तुरंत ही बन जाता है रेड ब्लड सेल। जो आप ये ह्यूमन बॉडी का फिगर देख रहे हैं, यह सभी प्रकार यानी रेड ब्लड सेल आपको एकदम साफ दिखाई दे रहे होंगे, ये लाल कलर का है, और यह जो है ना तुरंत ही बन जाता है, यानी यह खत्म भी होता है तो उसके साथ साथ ही बन भी जाता है, ये हमारा रेड ब्लड सेल। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी कैल्सिफेरल, या फिर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी का कैल्सिफेरल। कैल्सिफेरल जो है यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और ए ऑप्शन में देख रहे हैं जो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है, और थायमिन विटामिन बी का नाम है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, टाइफाइड शरीर के किस अंग को हानि पहुंचाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, टाइफाइड शरीर के किस अंग को हानि पहुंचाता है? ए फेफड़ा, बी आंत, सी मूत्रमार्ग, या फिर डी दिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी का आंत। यानी का टाइफाइड जो है आंत अंग को मतलब हानि पहुंचाता है, और फेफड़ों को पहुंचाता है निमोनिया रोग भी, और छाया रोग भी, और साथ में ही एक प्लेग रोग भी है जो फेफड़े को हानि पहुंचाता है। और एक मूत्रमार्ग जो है, मूत्रमार्ग को गोनोरिया नामक बीमारी से ही मूत्रमार्ग में यानी वो हानि पहुंचता है। और दिल तो आपको मालूम ही होगा, जो हार्ट अटैक आता है या फिर बहुत ही कम केसों में होल होने के कारण
एक मनुष्य की मौत हो सकती है। तो ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? जी हाँ फ्रेंड्स, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? ए रॉबर्ट हुक, बी लैमार्क, सी लैंडस्टीनर, डी वाटसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी लैंडस्टीनर। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला 11 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन कितने प्रक्रिया से गुजरता है? जी हाँ फ्रेंड्स, मानव शरीर में पाचन कितने प्रक्रिया से गुजरता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 6 प्रक्रिया से यानी 6 प्रक्रिया से, बी 5 प्रक्रिया से, सी 2 प्रक्रिया से, या फिर डी 3 प्रक्रिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 प्रक्रिया से। 5 प्रक्रिया से ही मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया जो है मतलब होती है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है 12th यानी का जठर रस कैसा होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, जठर रस कैसा होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लाल रंग का, या फिर हल्के पीले रंग का, या फिर सी नीले रंग का, या फिर कोई नहीं, यानी मतलब कोई रंग का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी हल्के पीले रंग का। हल्के पीले रंग का मतलब जठर रस होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जठर रस जो है वो हल्के पीले रंग का दिखता है और इसमें जो है रेनिन नामक प्रोटीन को अपघटित एंजाइम होता है जो यह दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? जी हाँ फ्रेंड्स, स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? ए हाथों में, बी कानों में, सी पैरों में, या फिर डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी का कानों में। ये जो स्टेपीज हड्डी है ये कानों के मध्य में पाई जाती है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पेप्सिन, बी रेनिन, सी टायलिन, या फिर डी कोई नहीं। तो इसी के साथ हमारा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी का टायलिन। लार में टायलिन नामक यानी एंजाइम पाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, टिटनेस शरीर के किस अंग को हानि पहुंचाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, टिटनेस शरीर के किस अंग को हानि पहुंचाता है? ए फेफड़ा, बी तंत्रिका तंत्र, सी आंत, या फिर डी मूत्र मार्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी का तंत्रिका तंत्र को, यानी का टिटनेस जो है यह तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फिलोक्विनोन, बी कैल्सिफेरल, या फिर सी रेटिनॉल, या फिर डी थाइमिन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर बता देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में इन सभी का प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी का फिलोक्विनोन। और मैंने इन तीनों का ऊपर में ही आंसर बता दिया था, इसलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोग इसका जरूर उत्तर दे देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम अपने अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं और 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, हेमोग्लोबिन क्या है? यानी हेमोग्लोबिन क्या है दोस्तों? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं यानी का कोई नहीं। तो हम आप लोग को बता दें कि इसका उत्तर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना संयोजन करने की क्षमता रखता है, यानी हेमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को संयोजन करने की क्षमता रखता है। हेमोग्लोबिन को अगर हम तोड़ते हैं तो हेमो में निकलता है रजक और ग्लोबिन में निकलता है आयरन, यानी हेमोग्लोबिन में रजक और आयरन पाया जाता है।
इसी के साथ चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? आप यह प्रश्न सोच और समझ लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, क्या है कि मैंने इसका ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कहीं पर। ओके गाइज, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? कौन सा धातु पाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लोहा, बी ग्रेफाइट, सी सोना या फिर डी चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी का लोहा। जैसा कि मैंने ऊपर ही डिफाइन किया था, हम लोगों ने देखा ना, ग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जस्ट उसी प्रकार हेमोग्लोबिन तो हमारे शरीर में ही ना होता है, तो मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हाँ फ्रेंड्स, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए टिबिया, बी फीमर, सी ओमेरो या फिर डी कर्नियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी का फीमर। फीमर हड्डी जो है हमारे जांग में पाया जाता है और यह मोटा हड्डी, ठीक है। तो और जो टिबिया हड्डी है, वो टिबिया हड्डी हमारे ठेहुने यानी ठेहुनी के नीचे पाया जाता है और ये मोटा वाला हड्डी को कहते हैं, जो इसमें दो हड्डी होते हैं, एक पतला और एक मोटा, तो मोटा वाले हड्डी को कहते हैं हम लोग टिबिया। और सी नंबर में है जो ओमेरो हड्डी जो है वो बाजू में पाया जाता है, जो यहाँ पर होता है बाजू में ओमेरो नामक हड्डी होता है। और डी में है कर्नियो हड्डी जो है हमारे माइंड के पीछे वाले हड्डी में पाया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर और यह लास्ट प्रश्न भी है, इसे आप प्लीज गौर से देखें, ठीक है गाइस। तो हमारा 20 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कैनिस फैमिलियर, बी होमोसेपियंस, सी बोस्टोरस या फिर डी पैंथरा लियो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी का होमोसेपियंस नाम है मनुष्य का वैज्ञानिक नेम। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न भी खत्म होता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बता दूं। कैनिस फैमिलियर जो नाम है ये कुत्ते प्रजाति का नाम है, और सी में जो है बोस्टोरस जो है ये गाय प्रजाति का नाम है, और पैंथरा लियो लैन यानी शेर प्रजाति का नाम है। यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है, यानी टोटल प्रश्न खत्म हो गए। मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे जो पढ़ने की चाहत रखते हैं, जो अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उन तक वीडियो जरूर पहुंचाएं और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स जरूर दें।